नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हम बात करेंगे अयोध्या की, उस अयोध्या की जहां भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके विकास का ब्लूप्रिंट बीजेपी ने तैयार कर लिया है और इसकी समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री, नेता, बड़े अधिकारी शामिल हुए। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, अयोध्या को विकास का केंद्र बनाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 की अपनी नैया पार करना चाहती है। इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली में केंद्रीय पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की है। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिवों के साथ भी रणनीति बना ली है। मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है, फोकस सिर्फ अयोध्या पर है। विराट भव्य अयोध्या के जरिए बीजेपी ऐसा अभेद्य किला तैयार करना चाहती है जिसकी काट कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन या विपक्ष के पास बिल्कुल ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अयोध्या मॉडल के द्वारा बीजेपी को मिलेगी 2022 विधानसभा चुनाव में जीत? क्या अयोध्या के रास्ते ही लखनऊ जीत की तैयारी में जुट गई है बीजेपी? क्या राम जी करेंगे बीजेपी का बेड़ा पार? सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब आज बहस में हम तलाशेंगे। बहुत सारे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, प्रवक्ता, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 2022 के लिए 2051 के पन्ने पलटे जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के 8 से 9 महीने बाकी है, लेकिन बीजेपी ने जीत का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अयोध्या में विकास की नई गाथा लिखकर लोगों के दिलों पर राज करने की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे तो बीजेपी सरकार ने 100 साल की जरूरतों के हिसाब से अयोध्या का मास्टर प्लान बनाया है, लेकिन पीएम मोदी ने 30 वर्षों के काम की ही समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में यूपी के सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज नेता और आला अधिकारी शामिल हुए। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहां पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए, उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनकी मैं समझता हूं कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है। अयोध्या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए दर्शन करने का स्थान ना बने, बल्कि नई पीढ़ी के लिए भी अयोध्या आकर्षण का केंद्र बने। इस बात को ध्यान में रख करके जो आज का मार्गदर्शन रहा है। अयोध्या आंदोलन बीजेपी की रगों में बहता रहा है। आडवाणी की रथ यात्रा ने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में मील के पत्थर का काम किया। राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया तो इस बार बीजेपी ने मेगा विकास का रास्ता तय करने का मन बनाया है। यूपी की कुर्सी तक फिर पहुंचने के लिए अयोध्या के रास्ते जाने की तैयारी है। यही वजह है कि अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक अयोध्या का पूरा ताना बाना तैयार कर लिया गया है। योगी सरकार ने इस विजन डॉक्यूमेंट को पीएम मोदी के सामने रखा, जिसके तहत अयोध्या को वैदिक नगर के रूप में विकसित करने की तैयारी है। अयोध्या को तीर्थ नगरी के तौर पर विकसित करने का प्लान है। अयोध्या को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित करने का खाका है। समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या बनाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। अयोध्या का विकास पीएम मोदी के दिल में बसता है। वो चाहते हैं कि आस्था, सनातन परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो। अयोध्या दुनिया में पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित हो। इसलिए जब उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास की नींव रखी, तभी इन बातों को साफ कर दिया था। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में
नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे। तैयारी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन बीजेपी के सामने कई फ्रंट खुल गए हैं। समस्याओं का अंबार है जिसे विपक्ष भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ताजा मामला तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटाले का आरोप ही है। इसके बाद राजभर की पार्टी भी बीजेपी के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। वहीं निषाद पार्टी ने तो डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग ली है। साथ ही कोरोना काल में प्रयागराज और दूसरी जगहों से आने वाली तस्वीरों ने भी योगी सरकार की खूब फजीहत करवाई। अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठे। भले ही योगी के चेहरे पर ही मुहर लगी है, लेकिन पार्टी को भीतरघात का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर किसान आंदोलन की आंच चुनाव तक सुलगती रही तो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। जिन लोगों ने विपक्ष के खुद से कोई वादा पूरा न किया हो, उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में हास्यास्पद लगता है। और मुझको लगता है कि योगी सरकार ने जितना काम किया है 4.5 वर्ष में, उतना पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया होगा। इस बार 300 पार का दावा करने वाली बीजेपी सरकार का कहना है कि लोगों के सामने पिछले विधानसभा चुनाव में जो संकल्प लिया वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन इस बार के हालात अलग हैं। लिहाजा अयोध्या का विराट स्वरूप दिखाकर बीजेपी ने नया गेम प्लान बनाया है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि हर एक भारतीय की तमन्ना है कि वो भगवान राम की नगरी अयोध्या का विराट स्वरूप देखे। यही वजह है कि योगी सरकार के लिए न्यू अयोध्या का प्लान बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पीएम मोदी सीधे इससे जुड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2024 से पहले भव्य अयोध्या का सपना काफी हद तक साकार हो जाएगा। यानी विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट विराट और भव्य अयोध्या में ही छुपा है। इटावा से अमित तिवारी, अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, सतीश प्रकाश जी, विनोद बंसल जी, महंत सत्येंद्र दास जी, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, राम मंदिर और राम जन्मभूमि आंदोलन ये बहुत पुराना है। याद कीजिए 1949 जब से ये आंदोलन, जब वहां पर मूर्ति रखी गई थी, उसके बाद तेजी पकड़ता गया। 1980 के दशक का वो आखिरी के अंतिम के साल, और वो 1984 में बीजेपी की 2 सीटों से 1989 तक 84 सीटों का सफर, और आज बीजेपी की स्थिति। इसमें कांग्रेस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुप्रिया जी को बहुत अच्छी तरह से याद होगा 1989 में जब राजीव गांधी वहां गए थे और उन्होंने क्या नारा दिया था, क्या बात कही थी। मतलब यह हुआ कि अयोध्या भारतीय राजनीति में बीजेपी के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या कांग्रेस इस अयोध्या और राम मंदिर का जरा भी फायदा नहीं उठा पाई है? यह सवाल इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विधानसभा पर सभी की नजर है और बीजेपी अयोध्या के द्वारा लखनऊ का रास्ता एक बार फिर से तय करना चाहती है। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये एक जो विजन डॉक्यूमेंट है वो जबरदस्त, जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और ये कहा कि अब अयोध्या नगरी को हमें न सिर्फ एक धार्मिक नगरी या एक ऐसा राम मंदिर का केंद्र जिस पर विश्व भर के लोगों की आस्था हो, बल्कि एक पर्यटन नगरी भी हमें विकसित करना है। उस तौर पर भी क्या नजरें बीजेपी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, ये विजन डॉक्यूमेंट 2051 तक का है। अयोध्या की वैदिक सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए उसको आधुनिकता में परिवर्तित करना और वहाँ एक आधुनिक
वैदिक शहर का निर्माण करना। अयोध्या हमारे लिए और प्रभु रामचंद्र जी हमारे लिए आस्था के विषय हैं। वहाँ पर हमारा जो है सांस्कृतिक, प्रभु रामचंद्र जी भारत के सांस्कृतिक पुरुष है, प्रतिनिधि पुरुष हैं। और जब हम अयोध्या को देखते हैं तो उसमें चुनाव जैसी एक क्षुद्र घटना, अब प्रभु रामचंद्र जी के विहंगम व्यक्तित्व के समक्ष निश्चित तौर पर चुनाव बहुत छोटी सी चीज़ है और चुनावी स्वार्थ बहुत छोटी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का विषय प्रभु रामचंद्र जी हैं। अयोध्या हमारे लिए आस्था का विषय है और हम उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए उसका भव्य दिव्य विकास हो, वहाँ पर पूरी दुनिया के तीर्थयात्री आएँ, वहाँ पर जो है पूरी दुनिया के पर्यटक आएँ और उससे उस पूरे क्षेत्र में आमूलचूल विकास की हवा बहे, यह हमारा उद्देश्य है। उसको सिर्फ चुनाव से जोड़ कर देखना, ये राजनीतिक दल देख सकते हैं, पत्रकार भी इसको इस दृष्टि से जो है प्रयास कर सकते हैं विश्लेषित करने का, ये उनका पत्रकारी अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इरादा नहीं है। बहुत अच्छी बात है प्रेम शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि हम लोग देखते हैं और पत्रकारों की दृष्टि अयोध्या से लखनऊ की तरफ अवश्य जा रही है और उसी पर चर्चा के लिए आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप इस तरह से, इस दृष्टि से अयोध्या को, ना राम मंदिर निर्माण को देखते हैं। सुप्रिया जी, जिस तरह से हमने अभी जिक्र किया कि बीजेपी 2 से यहाँ तक पहुँच गई है, वही कांग्रेस पार्टी, आपकी पार्टी 400 से यहाँ तक पहुँच गई। तो ये जो गिरावट आई है आपकी पार्टी की सीटों में, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन ने आपको नुकसान पहुंचाया, आप पिछड़ गए और इसी की वजह से उत्तर प्रदेश में आज आप हाशिए पर हैं? सुप्रिया जी, इससे पहले मैं इस बात का जवाब दूं, मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं और प्रेम शुक्ला जी किसी बात पर हमारी सहमति बने जी। मेरा मनभेद तो इनसे नहीं है, मतभेद रहता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि भगवान राम बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल, वो आस्था का विषय है, वो विश्वास का विषय है। उनमें लोगों की इतनी आस्था है कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बना के उनकी कर्तव्य, उनकी निष्ठा, उनके सत्य के प्रति उनकी आस्था का अनुसरण करके हम अपने धर्म की जिसको कहते हैं अनुसरण करते हैं। तो भगवान राम को इतने छोटे में मैं नहीं बांधूंगी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, और मैं बात व्यक्तिगत तौर से भी कहती हूँ और राजनीतिक तौर से भी कहती हूँ। कौन नहीं चाहता वहां भगवान राम का मंदिर बने, बिल्कुल बने, और बहुत बड़ा विशाल मंदिर बने, अयोध्या का डेवलपमेंट हो, अयोध्या विश्व के मानस पटल पर अंकित हो, कौन नहीं चाहता है। लेकिन अभी जो अयोध्या में हो रहा है, इस पर भी सवाल पूछना बनेगा, और इस पे सवाल पूछना इसलिए बनेगा क्योंकि तमाम श्रद्धालुओं की, तमाम लोगों की जिनकी धर्म में आस्था है, जिनकी भगवान राम में आस्था है, वो व्यथित है, वो विचलित है कि आज अयोध्या में क्या हो रहा है, आज अयोध्या में जमीनों का घोटाला क्यों हो रहा है, आज अयोध्या में जिस समर्पण, जिस निष्ठा, जिस भाव से चंदा दिया गया भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए, उसके साथ जिस तरह का बर्ताव क्यों हो रहा है, क्यों जमीनों की खरीद फरोख्त ऐसे बेतरतीब तरीके से करी जा रही, क्यों घोटाला हो रहा है, क्यों भाजपा के लोग उसमें संलग्न है, ये बात आज आम नागरिक इस देश का पूछ रहा है, जिसकी आस्था भगवान राम में। क्यों मेयर का भांजा और क्यों मेयर के समधी साहब जमीन के जबरदस्त घोटालों में है, क्यों जो जमीन सरकारी है वो बिक जाती है और उसको फिर 1250% दाम पे ट्रस्ट को बेचा जाता है। ट्रस्ट इतनी महंगी महंगी जमीनें क्यों खरीद रहा है, ये सवाल भी पूछना बनता है। और ये सवाल इसलिए पूछना बनता है क्योंकि हम आम नागरिक है इस देश के, हमारी निष्ठा है भगवान राम में, और हम जानना चाहते हैं कि उनके नाम पर ये धांधली क्यों हो रही है। बिल्कुल सुप्रिया जी, और ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रही हैं, ये सवाल लगातार बीजेपी से पूछा जा रहा है, उनके प्रवक्ताओं, नेताओं के सामने आ रहा है। लेकिन आपने सुप्रिया जी ये नहीं बताया कि राम मंदिर का जो पूरा एक आंदोलन चला, जो बीजेपी ने चलाया, क्या उसकी वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ? और अब राम मंदिर निर्माण जो बहुत तेज गति से आगे चल रहा है, निर्माण कार्य, क्या आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उससे नुकसान ना हो जाए, फायदा ना हो जाए, बीजेपी फायदा ले जाए? कोई बात नहीं, आगे इस पर आपसे और चर्चा करेंगे। अनुराग भदौरिया दे सकती हूं दबाव? जी, हाँ, नहीं, आगे आते हैं, एक रिएक्शन ले लें सुप्रिया जी, उसके बाद फिर ये मंच खुला होगा आप सभी के लिए। अनुराग भदौरिया जी, अयोध्या की 40 जिला पंचायत सीटों के जब परिणाम आए, तो अगर सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसी को हुई तो समाजवादी पार्टी को हुई, और आपने बहुत जोर शोर से ये बात हम सबको बताई। 22 सीटें आप और आपके सहयोगियों ने वहां पर जीती। लेकिन ये जो मोमेंटम है,
कहीं ये मोमेंटम आगे अनुराग भदौरिया जी टूट न जाए और सीधे सीधे राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया तेज हो रही है उसका फायदा बीजेपी को चला जाए और आप फिर से कहीं पिछड़ न जाएं। इतने साफ जाहिर, अगर आज की हम आपको चर्चा में अगर लेके आए तो गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पुलिस द्वारा रोका गया कि आप नामांकन नहीं कर सकते। चित्रकूट, श्रावस्ती और बलरामपुर में तो नामांकन तक नहीं होने दिया। सोचिए आप, ये हालत यहाँ पे तानाशाही चल रही है। डीएम, एसपी यहाँ पे जैसे उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ले दिया हो, ठेका ले लिया हो, और गोंडा, ललितपुर, गाजियाबाद में भी नामांकन नहीं होने दिया। सोचिए हालत कर रही हो। यही हाल उन्होंने भदोही, हमीरपुर और मऊ में भी नामांकन नहीं होने दिया। सोचिए आप, और इनके मंत्री जिले में बैठे किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्यों का नामांकन नहीं होने देना है। तो ये बताइए कौन सा लोकतंत्र मैं पूछ रहा हूँ, ये कौन सा राज्य है? ये राम राज्य है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में कि यहाँ पे आपके जिला पंचायत सदस्य जुटे हुए समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा है और आप यहाँ पे आलोकतंत्र का माहौल बना रहे, लोकतंत्र खत्म करने को तानाशाही है। ये घरों में जाके बैठ के उनको घर से उठा ले गए, उनको यहाँ रोका। अनुराग जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। में आ पाए, इसके मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर में हो क्या रहा है? राजनीतिक सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी आने के विषय में छूट हो उसको लोकतंत्र की हत्या करने में लग गई। ऐसा तो कभी उत्तर प्रदेश से देखने को नहीं मिला। इसके पहले हमारी भी सरकार की, कुछ पहले और सरकारें भी रही है। कभी ऐसा है कि वहाँ पे खुद पड़े हो और ये तय कर लिया हो यहाँ पे नामांकन होने दिया जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, के जिला पंचायत सदस्य ज्यादा है ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जिला पंचायत सदस्य जितने की दम क्यों भर रहे थे? अनुराग जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम लोगों तक, हम स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं आपकी ध्वनि। तो अगर आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लें एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा, और उसके बाद हम आपको पूरा मौका देंगे, अपनी बात आप कीजिएगा। सतीश प्रकाश जी, सतीश जी, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सदा से जाति धर्म के आधार पर लड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस चुनावों में इस चीज़ की चर्चा भी होती है। आपका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, अगर 18 से 20% हम कहें तो गलत नहीं होगा सतीश जी। लेकिन ऐसे समय में जब 2022 में आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ राम मंदिर निर्माण भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि आपका वोट बैंक कहीं बीजेपी की तरफ ना खिसक जाए? नहीं, देखिए सही जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुजन समाज पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था, यही हमारे मुद्दे। आस्था का मामला मंदिर तक सीमित रहना चाहिए, लोगों के घरों में सीमित रहना चाहिए। आस्था को सड़क पर बखेरने की चीज नहीं है। देखिए, हमेशा बीजेपी ने आस्था के वजन के नीचे हमेशा जनता के मुद्दों को दबाया है, लेकिन आज इस महामारी के माहौल में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आस्था है वो महामारी के दबाव में है, और उसका परिणाम ये है कि आपका गुजरात, आपका अयोध्या, काशी और मथुरा, तीनों मॉडल में अगर आप ग्राम पंचायत के चुनाव को देखेंगे बीजेपी हारी है, और यही बीजेपी की व्यवस्था का है। देखिए, मुझे ये नहीं, मैं किसी की आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं एक जरूर सवाल उठाऊंगा कि 7 साल से आपकी केंद्र में सरकार, 4.5 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार, अगर विवाद सिर्फ राम जन्मभूमि के ऊपर था, तमाम अयोध्या के विकास को लेकर के किसी का कोई विवाद नहीं था। आज आप अगले 30 साल की बात कर रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि 4.5 साल में आपने अयोध्या के विकास की क्या बात करी, जब उत्तर प्रदेश में तमाम महामारी के काल में उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम नाकामियां हैं। आज आप जनता को फिर ये बता रहे हैं कि आस्था की दुकान में आप महामारी की दवा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, देखिए, एक बात आज मैं कह दूं, आज प्रधानमंत्री जी से यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी, चूंकि ट्रस्ट को लेकर के कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, ट्रस्ट के ऊपर आरोप हैं, आज अच्छा होता, बेहतर होता कि आप 30 साल के मॉडल की बात ना करके ट्रस्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने क्या महसूस करते हैं, इन आरोपों के ऊपर बीजेपी का क्या कहना है, ये स्पष्ट होता तो ज्यादा बेहतर होता। और देखिए, राजनीति चलती रहेगी। कोरोना के काल से आप गुजर रहे हैं, पूरा देश गुजर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश
प्रदेश की जनता को उसके महामारी का इलाज ना ढूंढ करके आज भी उसको आस्था का चूरन चटाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश ने उनको राजनीतिक रूप से बहुत दिया है, लेकिन आप ये मानेंगे जब देने का नंबर आए तो तब प्रधानमंत्री जी के मन में कहीं ना कहीं गुजरात बसता है। अगर महामारी के काल में उत्तर प्रदेश के हिस्से में सबसे बड़ा मंदिर आएगा और गुजरात के हिस्से में कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आएगा, तो ये आपकी नीयत के ऊपर सवाल है सर, इनसे बचना चाहिए। अभी समय है, देखिए एक छोटा रिएक्शन सतीश जी, उसके बाद आते हैं, आपको और समय मिलेगा। आपको ये तय करना है कि आपको चुनाव लड़ना है या आपको महामारी के खिलाफ ठीक है लड़ना है। सतीश जी। विनोद बंसल जी, सबसे पहले राम जन्मभूमि के लिए तो आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया। आप लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने इसके लिए आंदोलन किए, आप लोगों ने इसके लिए जन जागरण अभियान शुरू किया। क्या ये सवाल थोड़ा सा अलग हटकर है सर? इसे कृपया अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा। क्या आप थोड़ा सा पिछड़ गए हैं? और क्या विनोद बंसल जी आपको लगता है कि हाँ, इस बार 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उस राजनीतिक दल को फायदा मिलेगा जो राम मंदिर को भुना पाएगा? ये देखिए, राम मंदिर भुनाने की चीज नहीं भाई। एक तो ये बात देखने की है, हमें इस बात का गर्व है वास्तव में। ये हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि ये कोई विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन नहीं लड़ा अकेला, ये हिंदू समाज के सतत 500 वर्षों के संघर्ष की गाथा है। और इसमें आप देखिए 500 वर्षों में 125 वर्ष तो हमें कानूनी लड़ाई लड़ने में लग गए जी। लेकिन उस कानूनी बैटल के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने जो जब से 80 के 90 के दशक में हमने ये काम संभाला, तब से लेकर के सतत संघर्ष कर रहा है। और ये वो लोग हैं जो प्रश्न उठा रहे हैं, वो सब वही लोग हैं जो कि हमेशा से इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में कहीं ना कहीं अड़ंगा बने। और आप देखिए कि अभी जो 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक जो महाअभियान चला, जो विश्व का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान था, जिसको हमने निधि समर्पण अभियान नाम दिया, उसको लोग चंदा अभियान बोलते हैं। ऐसा कहकर के चंदा अभियान कहकर के उसका खिल्लियां उड़ाते हैं। और आप देखिए कि जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी के साथ में प्रभु राम का भव्य मंदिर नहीं से बन रहा है, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री और पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो काम अभी जो खाका बनाया है अयोध्या के विकास का जी, उससे लोग समझ में नहीं आता कि इनको चिढ़ क्यों हो रही है। मुझे तो लग रहा था कि आपकी डिबेट में सारे के सारे नेता ये कहेंगे, हाँ हमें इस बात का गर्व है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला, हमें इस बात का गर्व है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने अयोध्या को देश की नहीं बल्कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का संकल्प लिया हुआ है। एक तरह से मैं कहता हूं हम सब लोगों को एक स्वर से कहना चाहिए, हमको एक स्वर से कहना चाहिए कि हाँ, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाला भव्य मंदिर ऐसा बनेगा जो दुनिया में कोई बिरला नहीं होगा, कोई उसका विकल्प नहीं होगा। आप देखिए चिड़ इनको इसलिए हो रही है, जो मक्का मदीना की जगह है उसकी भी कई मतलब उससे बहुत बड़ा हिस्सा जो है राम जन्मभूमि का परिसर बन रहा है। ठीक है, आप देखिए परेशानी ये है, इनको जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं मैं उनका भी जवाब दे देता हूं कि उनको आखिरकार कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है। और आखिरकार बार बार ये प्रश्न चिन्ह, चूंकि उनकी प्रकृति प्रवृत्ति और संस्कृति बन गई है, राम जन्मभूमि का कोई भी काम होगा इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाना है। ठीक है विनोद जी, रोकना इसलिए पड़ा आपको क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन सत्येंद्र दास जी जो कि मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर के, महंत जी क्षमा के साथ हम छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रिया हम अवश्य लेंगे, आपसे बात करेंगे। और इस चंक में आपसे बात नहीं करने के लिए क्षमा। हम तुरंत होते हैं हाजिर। राम मंदिर निर्माण बहुत तेज गति से आगे चल रहा है, लेकिन 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव सामने हैं, तो क्या इन चुनावों में राम मंदिर का फायदा राजनीतिक दल उठाएंगे? तो किस दल को सबसे ज्यादा फायदा होगा? देखते रहिए आज तक। अयोध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की है, विजन डॉक्यूमेंट का मुआयना किया है, निरीक्षण किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो थे वो उनके साथ थे। अनुराग भदौरिया जी, आपका ऑडियो अभी भी सर ठीक नहीं हो पाया है, थोड़ा सा प्लीज चेक करवा लीजिए, हमारी टीम चेक कर रही है, उसके बाद आपके पास आते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इस बार अयोध्या और राम मंदिर निर्माण है वो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? महंत सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र दास जी, क्या ये आपकी दृष्टि में जो एक भव्य राम मंदिर बन रहा है,
वो वहां लोग आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, ये सिर्फ आस्था का मामला है, या उत्तर प्रदेश में आपको भी लगता है सर कि कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण जो है वो विधानसभा चुनाव में किसी ना किसी राजनीतिक दल को मदद करेगा? देखिए, भगवान रामलला का मंदिर निर्माण हो रहा है और भगवान रामलला एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। कोई उनको जिस रूप में देखा जाए वो परमात्मा है और उनके जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें राम भक्तों का ही सहयोग है। और मैं तो समझता हूँ कि ये जो राम मंदिर बन रहा है ये बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद हुआ है जी। बहुत दिनों तक सोचा गया और प्रतीक्षा किया गया कि कब वो समय आएगा कि भगवान श्री राम लला का अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा। तो वह समय आ गया और मंदिर बनना शुरू हो गया है। अब इसमें बात रही राजनीति की जी। भगवान राम का नाम लेने वाले भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसको साजुज्य सालोक की सादृश्य सामयिक मुक्ति मिलती है। वो साक्षात मेरे साथ बैठता है। तो जो भगवान के भक्ति करने वाला भगवान के साथ में बैठेगा, भगवान के उस परम धाम को जाएगा, वह तो बहुत बड़ी बात हुई। और यह राजनीति जो होती है वो राजनीति से अपने अपने ढंग से राजनीति वाले जोड़ें जो भी सोचें, लेकिन भगवान राम का मंदिर यहाँ पर्यटक आएंगे, देश विदेश का लोग आएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट अभी तक नहीं था, एयरपोर्ट बन रहा है। जिस दिन वो बन करके तैयार हो जाएगा उससे देश विदेश के ही भक्तगण दर्शनार्थी आएंगे और दर्शन करेंगे, धन्यवाद होंगे। साथ ही साथ अयोध्या का विकास शुरू हो गया है। विकास में राम की पैड़ी बन गई और साथ साथ बस स्टेशन बन गया, रेलवे स्टेशन बनना शुरू हो गया है। और इसमें जो यहाँ से जाने वाली जो राम भगवान मंदिर के तक जाने वाली मार्ग है उनका नक्शा बन गया है, उसको भी बनाने जा रहे हैं। अयोध्या का विकास पूर्णतया उनकी दृष्टि में है। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अयोध्या जब विकसित होगा, जो लोग जब ये अयोध्या कभी थी तो अयोध्या को देखने वाले स्वयं कुबेर लज्जित होते थे, मणिमाणिक से आच्छादित थे। वह मुख्यमंत्री जी यहाँ कह गए हैं कि यह अयोध्या का विकास उस रूप में होगा जैसा कभी त्रेता युग में था। त्रेता युग में कहा था, अयोध्या नाम नगरी तटासी लोक वृषुता मनुना माननेन्द्रेण या बुरी निर्मिता स्वयं। यह अयोध्या सारे विश्व में प्रसिद्ध रही कभी और यह राजधानी रही। बड़े बड़े यहाँ पर राजा हो चुके हैं जो बड़े ही प्रभावशाली रहे। वह नगरी वो तब तक रही जब तक भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था। और भगवान राम का अवतार होने के बाद से वह कहते हैं, रमन्ते योगिनो जस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेना सु पर ब्रह्मा विधीयते। पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के स्वयं अवतार दिए हैं। और उनका भव्य मंदिर बन रहा है। उनका व्यवहार देखिए, उनका मर्यादा देखिए, उनकी जो भी कार्यशैली है वो कितनी अच्छी है। किस प्रकार से वो कोल भीलों को गले लगाते हैं, किस प्रकार से सबको लेकर के चलते हैं। ऐसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है। वो सब जन सुखाय, सब जन हिताय है और किसी जाति का, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं है। भगवान राम सबके हैं और सभी भक्तों को हैं, जो जो चाहते हैं उनके लिए है। इसलिए राजनीति क्या कहती है, राजनीति के रूप उसको देखें। हम धर्म नीति को जानने वाले हैं और धर्म नीति की दृष्टि से अयोध्या जो है वह भव्य दिव्य मंदिर बन रहा, सबके लिए, सबका कल्याण के लिए। मोहन जी, स्वजन हिताय, आपने बहुत अच्छी बात की। राजनीति जिसका काम है वो राजनीति को देखे, ये बहुत ही अच्छा लगा। और विकास इस राम मंदिर निर्माण के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सच्चाई है और इससे रोजगार भी वहां लोगों को मिलेगा। अनुराग भदौरिया जी, उम्मीद करते हैं आपकी ध्वनि ठीक हो गई होगी। अनुराग जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तुरुप का इक्का है राम मंदिर, ये आपकी सारी मेहनत और जिस तरह से आपके नेता अखिलेश यादव बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए आजकल नजर आ रहे हैं और प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में राम मंदिर भारी पड़ जाए, बीजेपी को फायदा हो जाए और आप देखते रह जाएं? सर देखिए, आपने बोला था कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लाती जी, लेकिन हम आपको बताते हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में आज गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद में, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर में और गोंडा, ललितपुर, गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी को नामांकन नहीं किया। यहाँ पे डीएम-एसपी जैसे लगता है उन्होंने किसको जंगल में लेकर छोड़ रहे हैं। हमीरपुर और मऊ में भी ये हालत कर रखा है कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों को नामांकन करने जा रहे हैं, उनको रोक दिया जा रहा है, या तो उनके घर गिरा दिए जा रहे हैं, या उनकी दुकानें गिरा दी जा रही है, या उनको पकड़ के जंगल में छोड़ देते हैं। सोचिए, कभी ऐसा हुआ था कि लोकतंत्र की हत्या कभी आपने देखी? इसके पहले भी सरकारें रही हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते, भारतीय जनता पार्टी के जीते नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगातार गुंडागिरी करी है, गुंडा जिसको बोलते हैं, सरेआम गुंडा और प्रशासन का गुंडा जिसको बोलते हैं ना। डीएम-एसपी सुपारी लेके कह रहे हैं कि हमें जिला पंचायत अध्यक्ष जो बनाना है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाना है, इसलिए वो वहां पे लगातार दिन रात 10 दिन हो गए, उन्होंने आतंक जैसा माहौल बना रखा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में। जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं उनको डराना, धमकाना, उनको हर तरह से, कहते हैं ना, मनी मसल्स पावर, अगर किस तरह से मान जाए, नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर आप देखिए रहो क्या करे, उनका घर गिरा देंगे या उनको उठा के जंगल में छोड़ दे रहे हैं, या नामांकन करने जा रहे हैं तो वहां फोर्स लगा दे रहे हैं कि आप नामांकन नहीं कर सकते, समय खत्म हो गया, समय ज्यादा, पहले आप रास्ते में रोके रहोगे, रोक के उनको लेट कर दोगे, वहां तक पहुंचेंगे तो कहेंगे समय खत्म हो गया। ये कभी उत्तर प्रदेश में ऐसी राजनीति देखने को सोचा था आपने कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी राजनीति देखने को मिलेगी? सिर्फ आपको जिला पर देखिए, आप जिला पंचायत 10 तो बना लेंगे, मान लिया, चलिए आप नामांकन नहीं करने दिया, बना लेंगे, लेकिन जनता ने आपको जिला पंचायत सदस्य हराए हैं आपके, इसलिए जनता भी आपको देख रही है कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर में, आप तानाशाही अपना के यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते हो, इससे क्या आप विधानसभा जीत जाओगे क्या? अरे भाई, जनता ने वोट देके सदस्य जिताए थे, आपने मसल्स पावर और मनी पावर के साथ और सत्तागत रूप में करके आप अध्यक्ष बनाना चाहते हो, तो इसका मतलब कि आप अध्यक्ष तो चलो मान लिया आप बना लोगे, लेकिन आने वाले विधानसभा में यही जनता दोबारा आपसे बदला लेगी। ये तानाशाही है, ऐसी तानाशाही सरकार कोई नहीं चाहेगा। मैं आपको बता दूं, कोई नहीं चाहेगा ऐसी तानाशाही जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, जहां लोकतंत्र माने जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों को आप अपहरण कर लें और आप उनको धमकाएं और आप उनको पकड़ के बंद कर दें, उनका नामांकन नहीं होने दें, उनको होटल में बंद कर दें, अगर होटल में बंद करने से नहीं माने तो जंगल छोड़ देंगे आप और उनका घर मकान सब गिरा देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडाई है, इसको गुंडागर्दी बोलते हैं। इसको अगर भारतीय जनता पार्टी कामयाबी बताती है तो मुझे लगता है उसकी बेवकूफी है और वो अपने आप को जनता के सामने एक्सपोज कर रही है। इसलिए प्रेम शुक्ला जी, डिबेट का टॉपिक है जी, अगर आप आज्ञा दें तो एक सुप्रिय, अरे अनुराग जी समय कम हो गया सर, बस तो बता रहा हूँ आपको, हो गया आपके पास मात्र 6 सीटें हैं, समाजवादी 24 सीटें। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इस बार के विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव में किसानों का भी मुद्दा है जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा? देखिए, अब आरोप तो वृथा लगाया जा रहा है। अब इनके जो है पार्टी के, इनके प्रत्याशियों को प्रस्तावक ना मिले तो इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का अपराध है? अब अधिकांश जिला पंचायतों को जीतने में भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से सफल रहे, तो जिन्होंने अपने कार्यकाल में लोकतांत्रिक गतिविधियों की बजाय हत्या, अपराध, लूट, बलात्कार और ऐसे बलात्कारियों, छलात्कारियों को ही मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए थे और बाहुबल के आधार पर ही इन्होंने चुनाव कराए थे, उनको लग रहा है कि हमको इस बार बाहुबल का प्रयोग करने का अवसर क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस बार स्वच्छ, स्पष्ट और जो है बढ़िया चुनाव हो रहे हैं, इसलिए परेशान नहीं है। एक बात। दूसरी बात, किसानों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उसको किसान भली भांति जानते हैं कि किसानों को किसान सम्मान निधि आज तक कभी जो है 70 वर्षों में किसी ने दी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुई। और आप देखिए जिस तरह से ऐलान कर दिया है, 2 तारीख और दे दी है, कुछ किसान निकले हैं और ये सारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इसमें तो पंजाब के किसान भी शामिल नहीं। लोकतांत्रिक आंदोलन करना जो है विरोधियों का भी अपना अधिकार है और विरोधी किसानों के पीछे खड़े रहकर भी संख्या बल बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं क्योंकि किसान कल्याण की नीतियों पर पंचायत चुनाव में क्या हो गया प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, इसलिए किसान हमारे साथ खड़े हैं। अयोध्या में आप क्यों पंचायत चुनाव में तो हमारे को बढ़त मिल रही है। अरे पंचायत तो हारे हो ना, आपके सदस्य हारे, पंचायत में तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अच्छा ठीक है, पंचायत हार जीत लगी रहती है, अनुराग जी। सुप्रिया जी, आपका क्या मुद्दा होगा और क्या आप मानती हैं कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार चलेगा चुनाव में? मैं रामायण की एक लाइन आपको बताती हूँ। रामायण की वो लाइन कहती है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा।
राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है कि सब लोग संपन्न हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मुझे आप बताइए। ये लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। इन्होंने उन्नाव में जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाए गए, अच्छा, आपातकाल वाले लोकतांत्रिक मूल्य बताएंगे? मर्डर, प्लीज मुझे बीच में आपातकाल वाले बताएंगे, तंदूर कांड वाले बताएंगे, तंदूर कांड वाले, आपातकाल वाले बताएंगे। इस तरह सिर्फ आपको याद प्रेम जी, आप सुप्रिया जी नाराज मत होइए, इतना रक्तचाप बढ़ाना ठीक नहीं रहता स्वास्थ्य के लिए। नहीं, व्यंग्य नहीं प्रेम जी, व्यंग्य नहीं। सुप्रिया जी अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर, दोषी पाए गए थे। वो आरोपी नहीं है, वो दोषी पाए गए थे हत्या और रेप के। उनकी पत्नी को पहले अध्यक्ष का पद बनाया गया, उनको समझ में आया, सब लोग आफत करने लगे। फिर जो मुख्य हत्या का आरोपी था उसको बनाया गया, फिर जब प्रेशर हुआ तो उसको हटाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा है। कोरोना काल में इस देश के किसी भी और प्रांत में आपको लाशें नदियों में बहती हुई या नदी के तट पे दबी हुई दिखी थी? कांग्रेस क्या करेगी सुप्रिया जी? कांग्रेस क्या करेगी? आपका मुद्दा क्या होगा? ठीक, एक लड़की सुकन्या का नाम याद होगा आपको? हमारा सुप्रिया जी, सुकन्या। राम जी करेंगे बेड़ा पार, मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा बैठक भी की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। क्या 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा इस बार भी छाया रहेगा? इसी पर कर रहे थे हम चर्चा। प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।